नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ और भारत में फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं और हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं। आज भी इस महाकुंभ के मेले में हजारों और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। नमस्कार, हर हर गंगे, मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो तस्वीरें देखिए क्योंकि रविवार का दिन है और इसलिए आज जबरदस्त भीड़ है। बाकी दिनों के मुकाबले अमृत स्नान पर जैसी भीड़ नजर आई थी उससे थोड़ी ही कम आज भीड़ है। जरा मेरे पीछे तस्वीरें भी आप देखिए, विजय सत्येंद्र और साथ ही विवेक भी हमारे साथ है। आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, यहीं से देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। और यहाँ के रंग तो दिखाते रहेंगे आपको, लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त देश की जिस पर निगाहें सबकी बनी हुई थी वो उसके साथ शुरू करते हैं। ठाणे से लेकर कैंप से सैफ का जो लेबर कैंप से सैफ का हमलावर अरेस्ट कर लिया गया है। जी ये बड़ी खबर आपको बता रही है और इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस की तरफ से 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें मुंबई पुलिस इस पूरे केस के बारे में सब कुछ मीडिया के सामने रखेगी। तो पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप से इस हमलावर को धर दबोचा है, उसे पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि हमलावर ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जहाँ मुंबई के पब में भी काम कर चुका था ये आरोपी। शुरुआती जांच में हमलावर की पहचान मोहम्मद आर्यान के तौर पर हुई, जिसने सैफ पर हमले के बाद अपनी पहचान बदलने के लिए बाल छोटे करवा लिए थे और वो थाने की कंस्ट्रक्शन कंपनी में रहने लगा था। अब 9 बजे पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसमें सारी डिटेल साझा करेगी कि ये मकसद क्या था, क्या लूटपाट का ही मकसद था या फिर कुछ और इसके पीछे वजह रही है। मुंबई पुलिस ने देर रात उसे कैंप से दबोचा है। पूछताछ में उसने ये कबूल किया है कि उसने ही सैफ के ऊपर हमला किया था। इससे पहले आरोपी मुंबई के एक पब में भी काम किया करता था। तो मुंबई पुलिस ने थाने से इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के सामने आरोपी विजय ने जुर्म भी अपना कबूल कर लिया है। मुंबई के पब में ये जो आरोपी है वो काम करता था। मोहम्मद अलियान इसका नाम बताया जा रहा है। सैफ के हमले के बाद उसने अपनी पहचान बदलने के लिए अपने बाल छोटे करवाए थे। सोचिए कितना बड़ा ये आपराधिक मानसिकता वाला शख्स है कि इसने बाकायदा अपनी पहचान बदलने के लिए भी सारे कदम उठाए। अब मुंबई के पब में ये काम कर चुका है। अब 9 बजे पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो तमाम बातों का खुलासा करने वाली है। फिलहाल उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप से पकड़ा गया है। और जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर, इसी कैंप में ये जो आरोपी है वो छुपा हुआ था। मुंबई पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही थी और आखिरकार मुंबई पुलिस को ये सफलता मिल गई। सवाल लगातार उठ रहे थे कि पुलिस के हाथ खाली है, इतने वक्त बीतने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है। लेकिन अब एक अहम कामयाबी मुंबई पुलिस को मिली है, जो अब इसे पकड़ लिया गया है। लेबर कैंप से बताया जा रहा है इसको पकड़ा गया है। उससे पूछताछ सख्ती के साथ की जा रही है और जो खुलासे इसके बाद सामने आए हैं उन बातों को मुंबई पुलिस आज 9 बजे मीडिया के सामने रखेगी। कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी मुंबई से रुचा जुड़ चुकी है। रुचा, जरा बताएं लेटेस्ट अपडेट इस पूरी खबर को लेकर के क्या है, क्योंकि बड़ी सफलता यहाँ पर मुंबई पुलिस को हाथ लग गई है। देखिए, मैं अभी बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पे किसी भी वक्त इस आरोपी को जिसे गिरफ्तार किया गया है उसे लाया जा सकता है। पहले तो इसको ठाणे से गिरफ्तार किया गया, ठाणे के कासार वडवली एरिया से, जहाँ की हिरानंदानी एस्टेट है। वहाँ पे एक लेबर कैंप था जहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम चालू था। उसी लेबर कैंप में ये छुपा हुआ था। मुंबई से ठाणे गया था और ऐसे भी बताया जा रहा है कि ये ठाणे के उसी लेबर कैंप के पास मौजूद एक रिकीज बार में काम करता था एज अ हाउसकीपर। उसके बाद अभी मुंबई पुलिस को इसे पकड़ने में कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस की डीसीपी जोन 9, डीसीपी जोन 6 और उसके साथ कासार वडवली पुलिस स्टेशन जो कि ठाणे के अंतर्गत आता है, उन्होंने मिलकर ये कामयाबी मिलाई है। उसके साथ ही इसे कभी भी यहाँ पे लाया जा सकता है, लेकिन आज जो कि हॉलीडे है, पहले तो इस आरोपी को हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी मांगी जाएगी। अगर वो मिलती है तो उसके बाद ही उसे आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाएगा। उसके साथ ही हमें जो पता चल रहा है, पहले तो उसने पुलिस ने जब भी उसको पकड़ा था तभी उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसका नाम विजय दास बताया था, बल्कि पूछताछ
के बाद ऐसे सामने आया है कि उसका नाम मोहम्मद आरिफ मोहम्मद था। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए पहले अपना नाम झूठा बताया था, जबकि उसका नाम मोहम्मद था। अभी पुलिस इस एंगल से पूछताछ करेंगी उससे कि क्या क्या कारण थे, किस वजह से उसने सैफ पर यह हमला किया है, क्या इसके पीछे का उसका मोटिव था और उसने किस तरह से सैफ के घर में एंट्री ली, किस तरह से उसने अटैक किया और क्या ये एक सिर्फ रॉबरी का प्लान था और क्या उसे सैफ के घर के इनसाइड किसी ने हेल्प किया था, घर के किसी हाउसकीपर या कोई वर्कर ने उससे मिलकर ये रॉबरी का प्लान किया था। जबकि करीना कपूर ने अपने स्टेटमेंट में ऐसे बताया कि वहाँ पे बहुत कीमती चीजें, कीमती गहने उसके सामने मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसने दे रही है। रुचा, अहम सवाल ये है कि अब जब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो इस बात को जानने की उत्सुकता सब में है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश और किसी की मिलीभगत से हुआ, क्या घर का कोई और भी शख्स जो स्टाफ है उनमें से कोई इसमें से मिला हुआ था, या सिर्फ लूटपाट ही मकसद था, या फिर मकसद कुछ और था। ये तमाम बातें अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगी। जरूर इसके पहले आज ये गिरफ्तारी हुई है, उसके पहले मुंबई पुलिस ने ऑलरेडी 30 से ज्यादा लोगों की स्टेटमेंट्स ली है, जो कि सैफ के बिल्डिंग में उस अपार्टमेंट में काम करते थे। सिक्योरिटी गार्ड हो, उसके घर पे काम करने वाले शेफ हो या उसके बच्चों को संभालने वाली केयर टेकर्स हो, उन सभी के बयान दर्ज किए गए हैं और वो अभी क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। इस इंसान को अभी गिरफ्तारी में आए हुए इंसान को मोहम्मद के स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसको उन बाकी स्टेटमेंट के साथ मैच किया जाएगा। उसके बाद ही ये पता चलेगा कि क्या कोई अंदर से इस पूरे रॉबरी में या फिर अटैक में शामिल था, और ये भी पूछा जाएगा कि क्या इसके पीछे सिर्फ उसका रॉबरी ये एक ही मोटिव था, क्योंकि मुंबई पुलिस पहले से ये बता रही थी कि इस चोर का, इस अटैकर का मोटिव ये पहले से चोरी करना इतना ही था। और क्योंकि इसकी पिछली कोई बैकग्राउंड, उसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मुंबई पुलिस को मिल नहीं रही थी, इसकी वजह से मुंबई पुलिस पहले तो बता रही थी कि ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है, क्योंकि जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं तो उनको पकड़ने में मुंबई पुलिस को मदद होती है उनके पिछले रिकॉर्ड्स को लेकर। लेकिन इस इंसान को लेके मुंबई पुलिस कह रही है कि ये एक रेगुलर क्रिमिनल नहीं है। तो उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि क्या सैफ अली खान के घर में काम करने वाले कोई उसके साथ मौजूद शामिल थे इस मामले में, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जिस दिन सैफ अली खान पे अटैक हुआ उसके ठीक 3 दिन पहले सैफ के घर में एक गैलरी में फ्लोरिंग का काम चल रहा था, जबकि कई मजदूर उसके घर पे आते जाते रहते थे। उसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पे कहीं भी ये इंसान मेन गेट से एंट्री करते हुए नहीं नजर आया है। उसको एग्जैक्टली पता था कि बिल्डिंग के जो सीसीटीवी स्पॉट्स है उसमें कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है जिसमें वो कैच नहीं होगा। उसने काफी स्मार्टली एंटर किया बिल्डिंग में। उसके साथ ऐसे भी जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग का जो डक्ट एरिया होता है जहाँ पे पाइपलाइंस जाती है, वो पाइपलाइन डक्ट से उसने उसकी मदद से चढ़ के ऊपर तक 10वीं मंजिल गाठी। उसके बाद 10वें मंजिल के बाद वो स्टेयरकेस के यूज करने से मेन घर में एंटर किया उसने। और नीचे उतरते वक्त एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया था जिसमें 6ठी मंजिल पे उसने कैमरा में देखा था, तभी उसका चेहरा कैप्चर हुआ और जिसकी मदद से, जिस फुटेज की वजह से मुंबई पुलिस ने उसकी बाकी फुटेज 9 बजे पुलिस की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो सारी बातों का जिक्र हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट पुलिस की टीम ने इन सब के बीच दर्ज किए थे उसमें से और भी कई बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है। कुंभ क्षेत्र में, प्रयागराज में बने हुए हैं इन द्वारों के जरिए लोग अंदर प्रवेश करते हैं संगम तट पर, और एक जो बड़ी जो मदद मिलती है इन द्वारों से ये भी मिलती है दीपिका, जो हमने देखा कि अगर लोग गुम हो जाते हैं तो उनके परिवार वाले उन्हें बता देते हैं कि वो नंदी द्वार पर आ जाए, स्वास्तिक द्वार पर आ जाए, कच्छप द्वार पर आ जाए, तो उस द्वार पर वो अपनों से मिल भी पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ होता हुआ देखते हैं हम। जी हाँ, तो अलग अलग सेक्टर्स में दाखिल होने के लिए ये गेट्स जो हैं वो काफी मददगार होते हैं कि लोग इस गेट से प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं।
बताते हैं कि जो सैफ पर हमला करने वाला आरोपी है उसे एक लेबर कैंप से गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। मुंबई पुलिस के हाथ ये अहम कामयाबी लगी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में ये आरोपी छिपा हुआ था। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी सिलसिले में आज मुंबई पुलिस की टीम 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और तमाम जानकारी इस पूरे केस को लेकर के देगी। शुरुआती जांच में हमलावर की पहचान मोहम्मद अलियार के तौर पर हुई है, जिससे सैफ पर हमले के बाद अपनी पहचान बदलने के लिए बाल छोटे करवा लिए और वो थाने के कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में रहने लगा था। मुंबई पुलिस ने उसे देर रात कैंप से दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। इससे पहले आरोपी मुंबई के एक पब में काम किया करता था। खार पुलिस स्टेशन से राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारी एक और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लेकिन राकेश का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। राकेश, हालांकि बात ये सामने आ रही थी कि कोई हिस्ट्री सब आरोपी की नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसने खुद को बचाने के लिए अपने बाल कटवाए, हुलिया बदला, नाम बदला, उससे ही समझ में आता है कि ये कितना शातिर अपराधी है। कहां पर अभी इसे रखा गया है? जी देखिए, ये बिल्कुल ही शातिर है। इसका बात का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि ये लगातार अपने नाम बदल के अपनी पहचान बदल के यहाँ पर ये रह रहा था। ये कभी अपने आप को जो है ये आलियान कहता है, कभी ये एलियास के नाम से भी जाना जाता है, उर्फ विजय इसका एक नाम है। इसने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना नाम विजय दास बताया। इसके अलग अलग नाम है। फिलहाल उसे जो मुंबई के इस खार पुलिस स्टेशन में रखा गया है और इसका असली नाम क्या है, इसके पास दस्तावेज कौन से हैं, इसको लेके जो वो भी पुलिस अंदर वेरिफिकेशन कर रही है। खास तौर पर सबसे बड़ी बात है कि जो इसके पास दस्तावेज है वो भी दस्तावेज असली हैं या फर्जी हैं, ये क्या किस जगह से रहने वाला है। अभी तक शुरुआती जांच में बताया कि ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, बांग्ला बोलता है। तो ऐसे में लेकिन वो बांग्ला ही पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है या फिर कोई और नागरिक है, ये भी अभी तक तय नहीं है। लेकिन ये इतना शातिर है कि ये पुलिस को पिछले 3 दिनों से चकमा देगा था। मुंबई क्राइम ब्रांच की बात करें या मुंबई पुलिस की बात करें, 50 से ज्यादा टीमें, 150 से ज्यादा अधिकारी, खास तौर से मुंबई के सभी जो तुगम खान जिन्हें अफसर कहते हैं, तेज तर्रार ऑफिसर्स, उनकी टीम शामिल थी। बावजूद इसके वो इन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन आखिरकार जो है इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि जो सीसीटीवी में शख्स दिखाई दे रहा है, चोरी की रात, जिस दिन सैफ अली खान पर हमला हुआ उस दिन की रात, वो शख्स और जिसे अब गिरफ्तार किया गया है वो शख्स एक ही है। इसके पहले जितने भी लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था वो सिर्फ संदिग्ध थे जिनका हुलिया इसके जैसा दिखता था, मिलता जुलता था। अब उन तमाम लोगों को छोड़ दिया जाएगा और इसे ये जो है यही मुख्य आरोपी है। तो सबसे पहले आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें 16 जनवरी की रात 1:30 बजे के आसपास यही जो शख्स है वो सैफ अली खान के घर पे घुसता हुआ दिखाई देता है। सैफ अली खान पर हमला करने के बाद तकरीबन 2:30 बजे वो वहां से भागा। उसके बाद सुबह 7 बजे बांद्रा स्टेशन पे दिखाई दिया। एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में सुबह 9 बजे ये दादर की गलियों में टहलता हुआ दिखाई दिया। 9 बजे के बाद उसने वहां से इस तरीके से पुलिस की टीम बता रही है कि इससे पहले जब इसके रिकॉर्ड चेक किए गए तो ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया कि इसकी कुछ पीछे की हिस्ट्री रही हो। लेकिन कोई अपराध की दुनिया में पहली बार कदम रख रहा है और शुरुआत सीधा सैफ अली खान के घर से कर रहा है। ऐसे में मिली भगत का शक बार बार गहराता जा रहा है, क्योंकि किसी की मिली भगत के बिना ये दाखिल कैसे हो सकता है इतनी हाई सिक्योरिटी वाले घर के अंदर। देखिए, ये जो आरोपी जो कुछ भी कह रहा है आप उसकी पूरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। ये इतना शातिर है कि ये लगातार अपने बयान बदलते रहता है और यही वजह है कि अगर वो पुलिस ने कहा है कि उसके खिलाफ कोई पुराने जो है वो केसेस नहीं है तो पुलिस जो है उसे वेरीफाई कर रही है। कुछ समय बाद जो है ये कंफर्म हो जाएगा कि वो हिस्ट्री शीटर है या नहीं, उसके खिलाफ पुराने कितने मामले हैं। क्योंकि पुलिस को प्राइमा फेसी जो ये नहीं लगता कि ये किसी नए नवेले शातिर चोर का ये काम हो सकता है, बल्कि ये एक किसी पुराने एक एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल टाइप का जो कोई चोर होगा उसी ने इस वारदात को इतने बड़े हमले को अंजाम दिया होगा, ऐसा जो पुलिस का मानना है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि क्या वाकई में ये वहां चोरी करने के लिए गया था या इसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था सैफ अली खान पर हमला करने के लिए या उन पर जानलेवा हमला करने के लिए, ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा जांच का विषय है, जिसका जवाब पुलिस आज इसे जब हॉलिडे कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद जब रिमांड मिल जाएगी, उस रिमांड के बाद इससे जो ये पूछताछ हो पाएगी। जी राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट लेंगे क्योंकि आज मुंबई पुलिस 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। जी आपको बता दें सैफ अली खान के घर में उस रात क्या क्या हुआ ये हर कोई जानना चाहता है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है मुंबई पुलिस को सफलता मिल चुकी है, जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। करीना ने ये बताया कि बेटे जहांगीर को हमलावर से बचाने के लिए जो सैफ है वो उस रात इस चोर से जा भिड़े थे। लेकिन जरा सोचिए, अगर सैफ उस रात घर पे मौजूद नहीं होते तो क्या कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। क्योंकि जो बातें सामने आई है, जो थ्योरी सामने आई है, वो इस केस को और उलझा रही है कि क्या हमलावर का जो टारगेट था वो करीना के छोटे बेटे जहांगीर थे। आपको बताते इस रिपोर्ट के जरिए पूरा अपडेट।
दिन सैफ के घर क्या हुआ था। करीना कपूर ने सब कुछ बता दिया। करीना की जुबानी आधी रात की कहानी। बेटे को बचाने के लिए भिड़ गए थे सैफ। 15-16 जनवरी की रात सैफ अली खान के साथ क्या हुआ था, वो कौन था जिसने सैफ पर चाकू से हमला किया, धीरे धीरे सच से पर्दा उठने लगा है। सैफ का इलाज करने वाले डॉक्टर से लेकर उनको अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर तक के रिएक्शन आ गए थे। सैफ के घर में काम करने वाली मेघ तक के बयान से इस केस की पूरी गुत्थी सुलझती गई। लेकिन सबको इंतजार था कि आखिर सैफ अली खान के ऊपर हमले को लेकर करीना कपूर खान क्या कहेंगी। क्या हमले के वक्त करीना घर पर मौजूद थी? इन सब सवालों का जवाब मिल गया है। आखिरकार हमले के तीसरे दिन करीना कपूर खान का बयान सामने आ गया है। करीना ने बताया कि सैफ ने महिला और बच्चों को बचाने की कोशिश की। वो बीच में आए तो हमलावर जहांगीर तक नहीं पहुंच पाया। उसने घर से कोई भी चीज नहीं चुराई। हमलावर बेहद आक्रामक था। उसने कई बार सैफ पर हमला किया। मैं हमले के बाद घबरा गई थी, इसलिए करिश्मा मुझे अपने घर ले गई थी। करीना के इस खुलासे से सैफ के ऊपर हमले की गुत्थी और उलझ गई है। क्या वो हमलावर जहांगीर को निशाना बनाना चाहता था? क्योंकि करीना के मुताबिक सैफ अली खान ने अपने बेटे जहांगीर की जान बचाने की खातिर हमलावर से वो जा भिड़े थे। इस दौरान हमलावर ने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। करीना के बयान के मुताबिक हमलावर घर की महिलाओं और बच्चों की तरफ बढ़ा था। तभी शोर मचाने पर सैफ अली खान वहां पहुंच गए और वो अकेले ही उस हमलावर से भिड़ गए। सैफ अली खान अपने बच्चे जहांगीर की जान बचाने के लिए उस हमलावर से लड़ने लगे। इस दौरान निहत्थे सैफ अली खान के ऊपर उस हमलावर ने चाकू के साथ हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आ गई। करीना कपूर ने वो सारा सच बता दिया जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। आखिर उस रात सैफ अली खान के घर क्या हुआ था? करीना ने आधी रात की पूरी कहानी बताई कि कैसे सैफ अली खान अपने बेटे जहांगीर को बचाने के लिए खतरनाक हमलावर से जा भिड़े। अब करीना के बयान के बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या हमलावर जहांगीर को भी नुकसान पहुंचा सकता था? अगर उस वक्त सैफ अली खान घर पर मौजूद नहीं होते तो क्या होता? करीना के खुलासे और मेड की 1 करोड़ वाली थ्योरी क्या मैच करती है? सैफ नहीं होते तो क्या हमलावर जहांगीर का अपहरण भी कर सकता था? पुलिस हमलावर को चोर समझ रही है, लेकिन उसने कोई सामान नहीं चुराया। करीना कपूर ने अपने बयान में बताया कि उस हमलावर ने कोई सामान नहीं चुराया, जबकि पुलिस उसे चोर समझ रही है। करीना के मुताबिक हमलावर का इरादा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। अब करीना कपूर के खुलासे ने सैफ के घर में हमले की नई थ्योरी को जन्म दे दिया है। कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़ो तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो सकना चूर। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा मेरी माँ। और सबसे खास बात है कि माँ जानकी के मायके से ये लोग आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग नेपाल से है। नेपाल से। सोचिए कुंभ स्नान करने के लिए लोग आए हैं। अच्छे से स्नान हो गया? कब निकले थे? आनंद आया। नेपाल से कब निकले थे? नेपाल से हम लोग परसों निकले। आज 3 दिन हो गया। हम लोग यहाँ से अब बागेश्वर धाम जाएंगे। बागेश्वर धाम से वृंदावन है, अयोध्या, अयोध्या से हम लोग वापस नेपाल जाएंगे। जैसे कि हम लोग बोलने चाह रहे हैं, हम लोग का जो नेपाल बड़ा क्षेत्र में जो महाकुंभ लगता है, उससे भी ज्यादा, उससे भी उत्साही हमको यहाँ आनंद मिला। जो नेपाल में नहीं मिल रहा है, वहाँ हमको यहाँ भारत में मिला है। आई लव इंडिया, आई लव महाकुंभ। जय श्री राम, जय श्री राम। और व्यवस्थाएं अच्छी लगी सारी? व्यवस्था अच्छा लगी। वही कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गया कि हम लोग को मन था अनिरुद्धाचार्य जी से मिलने के लिए। यहाँ देखिए अभी क्या है कि कुंभ क्षेत्र में सबसे मुख्य मकसद है गंगा स्नान करना। बाबा जी से मिलना, अभी वो यहाँ है नहीं है, ये सब देखना होगा। वैसे आप वृंदावन जाके मिल सकते हो उनसे। मगर योगी जी की व्यवस्था को दाद देना पड़ेगी। योगी जी की व्यवस्था बहुत देखने का। कहाँ से आए हो? कटनी से आए। और जो नहीं आया है उसको आके व्यवस्था देखना चाहिए। ऐसी अभी तक किसी कुंभ में वाकई में, क्योंकि लाखों करोड़ों की भीड़ को इतना जबरदस्त तरीके से मैनेज यहाँ पर किया गया है कि किसी को भी स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बागकुंभ से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और एक जो तस्वीर है वो माला बेचने वाली एक लड़की की तस्वीर है, जो सोशल मीडिया की सेंसेशन बनी हुई है। जहाँ कोई इस लड़की की जो तुलना है वो मोनालिसा से कर रहा है, तो कह रहा है कोई कि इस लड़की के आगे बॉलीवुड की तमाम एक्ट्रेस भी फेल है। आपको भी दिखाते हैं महाकुंभ की ये वायरल गर्ल। बेहद खूबसूरत आंखें, चेहरे पर सादगी और किसी बच्चे जैसी मासूमियत।
अगर आप सोशल मीडिया पर जरा भी एक्टिव हैं तो आपने इस लड़की को इंटरनेट पर अब तक ट्रेंड होते हुए देख लिया होगा। अपनी खूबसूरत आंखों और सुंदरता की वजह से तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही ये लड़की इंदौर की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ महाकुंभ में माला बेचने आई थी। साध्वी हर्षा रिछाड़िया के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोना का सांवला रंग और उसकी खूबसूरत आंखें लोगों को खूब भा रहे हैं। जिस किसी की भी नजर मोना की आंखों पर पड़ रही है वो उसका दीवाना होता जा रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेट यूजर्स मोना की खूबसूरती की तुलना मोनालिसा से भी कर रहे हैं। मोना कुछ ही दिनों में महाकुंभ में इतनी तेजी से वायरल हुई कि उसे जिस किसी ने भी देखा वो उसका वीडियो बनाने लगा और बताया जा रहा है कि इसी बात से तंग आकर मोना ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला। खूबसूरत आंखों के लिए चर्चा में आई मोना वायरल हुई तो कई यूट्यूबर्स उसका इंटरव्यू लेने पहुंचने लगे। मोना जहां भी दिखती लोग उसके साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए बेताब रहते थे और इसी से परेशान होकर मोना ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया। मैंने खुद मेरी पढ़ाई छोड़ दी, मेरे भाई को पढ़ाया। हालांकि महाकुंभ छोड़ने से पहले मोना ने एक वायरल वीडियो में बताया कि वो जगह जगह परिवार के साथ ऐसे ही माला बेचती है और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि उसने अपने भाई को पढ़ाने के लिए खुद की पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। वहीं मोना के महाकुंभ छोड़ने के बाद भी इंटरनेट उसके वीडियोस को देखकर तारीफ करता नहीं थक रहा है। मोना की खूबसूरत आंखों वाले इन वीडियोस पर लोग जमकर लाइक बटन दबा रहे हैं और कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। कोई मोना के आगे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को फेल बता रहा है तो कोई मोना की तुलना अप्सरा से कर रहा है। सुबह 4 बजे उठकर ही इस ठंड में आपके लिए मौजूद हो जाते हैं ताकि वक्त से आपको खबर बता सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है यहाँ पर गर्मी भी होने लगती है। बिल्कुल, और अलाव का सहारा यहाँ पर लेना पड़ता है। लेकिन अगर मनाली की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में इस वक्त टूरिस्ट के तो मजे हैं क्योंकि मनाली में एक बार फिर से बर्फबारी हो गई है और पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। जी हाँ, स्नोफॉल से जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि लोगों का यही मकसद होता है कि वहाँ पर जाएं तो बर्फबारी जरूर देख पाए। लेकिन यही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर रही है वो भी देखिए और सोनमर्ग में किस तरह से पर्यटकों की भीड़ है वो भी देखिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से एक बार फिर टूरिस्ट ने हिमाचल और कश्मीर का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही ये दोनों तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली और जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से सामने आई हैं, जहां लोग अपनी सर्दी की छुट्टियों को एंजॉय करने पहुंचे हैं। और ताजा बर्फबारी की वजह से जहां एक तरफ नजारे बेहद खूबसूरत हो चुके हैं तो वहीं उनके चेहरे भी खिले खिले नजर आ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर मनाली से, जहां लगातार हो रही स्नोफॉल की वजह से ऐसा लग रहा है मानो पहाड़ों की रानी पर एक बार फिर रौनक लौट आई हो। बड़ी संख्या में टूरिस्ट के पहुंचने से कारोबारियों के भी चेहरे खिल उठे हैं। अब अगर मनाली में दोबारा भी बर्फबारी नहीं होती है तो टूरिस्ट हिमाचल के पहाड़ों पर 2 से 3 हफ्तों तक बर्फ देख सकेंगे। हम आए थे मतलब मनाली नगर साइड, बट फिर हम ये वैली आ गए। यहाँ पे बहुत सारा स्नो है एंड दिस इज अमेजिंग गाइस, दिस इज अमेजिंग। मतलब यू शुड सी, इट्स ऑल स्नो, इट्स ऑल वाइट। मतलब अगर आप मनाली तक आ रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली कम हियर। यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं, स्की कर रहे हैं, फिर बहुत लाइक खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ एंड बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों का लिटरली ड्रीम कम ट्रू है। यहाँ पे आना, इतनी स्नो है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाहर कंट्री में, स्विट्जरलैंड एंड ऑल ऐसी कंट्री में हम लोग हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक पहाड़ों पर सुहावना मौसम रहेगा। 21 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर स्ट्रॉन्ग होकर बरसेगा। इससे 21 से 23 जनवरी तक अच्छी बर्फबारी के आसार हैं। और अब दूसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से, जहां ताजा बर्फबारी के बाद एक बार फिर से नजारे बेहद सुहाने हो चुके हैं। स्नोफॉल की वजह से सोनमर्ग घूमने आए लोगों के चेहरों पर अलग सी मुस्कान है क्योंकि उनकी कश्मीर की ट्रिप पैसा वसूल हो चुकी है। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर पर अब कोई सेल्फी ले रहा है तो कोई स्लेज की सवारी का आनंद उठा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो स्कीइंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग को श्रीनगर से जोड़ने वाली जैगमोर कैनल का उद्घाटन किया था और इसी कैनल की वजह से अब सोनमर्ग तक टूरिस्ट पहुंच पा रहे हैं क्योंकि इससे पहले सर्दियों में सोनमर्ग में वाहनों की आवाजाही बंद हो जाती थी। दरअसल गगनगीर और जैगमोर में हिमस्खलन और भूस्खलन की आशंका रहती है। ऐसे में अगर किसी को भी सोनमर्ग पहुंचना होता था तो उसे पैदल ही जाना पड़ता था। देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु तो आए ही हैं, लेकिन देश के कोने कोने से साधु संत भी आए हैं। बहुत अनोखा अंदाज यहाँ पर साधु संतों का देखने को मिल रहा है। कोई हठ योगी है तो किसी का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा हाईटेक नजर आ रहा है। और एक ऐसे ही बाबा है जिन्हें
कुंभ क्षेत्र में एसयूवी वाले बाबा कहा जाता है, कुछ श्रद्धालु ने टाइम बाबा भी कहते हैं। तो आखिर क्या है इनको जो इस तरह के नाम मिले हैं, उसका राज चलिए आपको दिखा देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिर पर जटा, आंखों पर शानदार चश्मा, शरीर पर नाम मात्र के कपड़े, लेकिन हाथ से लेकर पैरों तक घड़ियां ही घड़ियां। अब जरा इनका स्थान भी देख लीजिए। एसयूवी की बोनट पर बैठकर धुनी रमाते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये हाईटेक महाकुंभ के एडवांस बाबा हैं। इन्होंने अपने दोनों हाथों और पैरों में घड़ियां बांध रखी हैं। इस कारण श्रद्धालु इन्हें टाइम बाबा भी बुलाते हैं। एसयूवी पर इन्होंने लगा रखी है अपनी आसनी और इस आसनी पर महाराज जी विराजमान हैं और इनके हाथों में आप तस्वीर देखिए। कैमरामैन रवि आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप घड़ियां गिनते रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये बाएं हाथ में 6 घड़ियां हैं। अब दाएं हाथ में देखिए 1 2 3 4 5। अच्छा, आपने हाथ में घड़ी पहने हुए देखा होगा, आप बाबा जी के पैर में भी घड़ी है। आप ये देखिए, एक अलग अद्भुत तस्वीर है। दोनों पैर में इनके घड़ी है। दो घड़ी इनके दाहिने पैर में है और 3 घड़ी इनके बाएं पैर में है। और एक और तस्वीर आप देखिए, अब इनके गले में आप देखिए, आप माला पहनते होंगे, लॉकेट लगाते होंगे, लेकिन इनके गले में ये घड़ी भी है और ये गाड़ी की चाबी भी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बाबा जी गड्डी वाले बाबा जी हैं, एसयूवी वाले बाबा जी हैं और टाइम वाले बाबा जी हैं। महाकुंभ मेले में टाइम वाले बाबा को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। उन्होंने महानिर्वाणी अखाड़े की छावनी के बाहर स्थान बना रखा है। भगत देता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ, हलाल करता हूँ। हमको कोई जहरी पिलाए वो भी मैं हलाल कर देता हूँ। हम हर भगत की चीज स्वीकार करता हूँ। कोई हमको 1 रुपया देता मैं स्वीकार कर। घड़ी टाइम बताती है कि ऐसे ही पहन रखा है आपने? घड़ी चालू है, कोई फेल नहीं है। कोई फेल नहीं है। अच्छा, स्मार्ट वॉच भी आप देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि पुराने जमाने की घड़ी है, और ये तुरंत इन्होंने ऑन भी कर दिया, चार्ज भी है और समय भी बता रही है। तो ये समय लोगों का बताती है कि किसका समय बताती है घड़ी? ये टाइम बताती है। अच्छा। कि 2 बज गया, 4 बज गया, 3 बज गया। लेकिन लोग तो ये खड़े हैं अपना समय जानने के लिए कि अच्छा समय कब आएगा। इनका समय सबका अच्छा, आशीर्वाद लेके जाएंगे, सबका समय अच्छा है। बाबा का अंदाज निराला है। अपने खास अंदाज में वो भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। इसके लिए वो मोरपंख का सहारा लेते हैं। उनका दावा है कि उनके आशीर्वाद से किसी भी तरह के जादू टोना का असर नहीं होता। आशीर्वाद देने का भी अलग तरीका है। मोर पंखी लेकर बाबा आशीर्वाद देते हैं और इससे लोगों के सिर पर रखते हैं। ये आपके आशीर्वाद देने का तरीका है? जी, आशीर्वाद देता हूँ, मोरपंखी से देता हूँ। इसे नजर नहीं लगती है।